हेलो दोस्तों। हम देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट सेकंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यूनिट सेकंड समकालीन भारत और शिक्षा में यूनिट सेकंड है बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन प्रश्नों में से 2 से 3 नंबर तक अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से अवश्य आते हैं। देखते हैं इसमें उत्तर में देखते हैं लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में किस रूप में किया। लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में कार्य किया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। उत्तर में देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 अधोगामी निषेधन सिद्धांत या छनन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आते हैं शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए। उच्च वर्ग के व्यक्ति इससे वह निम्न वर्ग के व्यक्तियों में संपर्क द्वारा स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। शिक्षा उच्च वर्ग यानी ऊपर से निम्न वर्ग यानी नीचे वर्ग की और संपर्क यानी छन कर जाती है यानी छन कर आती है। जो शिक्षा होती है शिक्षा जगत में इस सिद्धांत को अधोगामी निषेधन सिद्धांत कहते हैं। आगे इसमें देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 3 को निषेधन सिद्धांत या छनन सिद्धांत का विचार किसने दिया अथवा छनाई का सिद्धांत किसने दिया। निषेधन सिद्धांत या छनन सिद्धांत का विचार जो था लॉर्ड मैकाले ने दिया। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं बैटिंग का आदेश पत्र कब पारित हुआ। बैटिंग का आदेश पत्र 7 मार्च 1835 को पारित हुआ। आगे इसमें देखते हैं पांचवा है वुड का घोषणा पत्र किस सन में आया। वुड का घोषणा पत्र जो था सन 1954 में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 6 है विलियम एडम्स कौन था। विलियम एडम्स बैप्टिस्ट मैसनरी का प्रमुख सदस्य था। आगे है प्रश्न नंबर 7 विलियम एडम्स ने कृषि शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया। विलियम एडम्स ने कृषि शिक्षा के लिए सुझाव दिया कि प्रयोगात्मक फार्मों की व्यवस्था की जाए। प्रश्न नंबर 8 है वुड द्वारा कौन सी शिक्षा नीति की वकालत की गई। वुड द्वारा भारतीय शिक्षा नीति की वकालत की गई। आगे है प्रश्न नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन को किसने गति प्रदान की। उत्तर में लिखा है बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। प्रश्न नंबर 10 है विदेशी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा की निंदा करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। विदेशी शिक्षा के प्रमुख निंदक थे महात्मा गांधी तथा श्रीमती एनी बेसेंट थी। आगे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 11 राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की असफलता के कारण बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का जिस सप्ताह आरंभ हुआ था उस सप्ताह से आगे नहीं बढ़ा। 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति के समय उसकी भी समाप्ति हो गई। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के प्रमुख 3 बिंदु बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के प्रमुख 3 बिंदु निम्नलिखित है स्वराज्य प्राप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। राष्ट्रीय शिक्षा की मांग। अब प्रश्न नंबर 13 है सन 1854 की शिक्षा नीति किसने तैयार की थी। 1854 की शिक्षा नीति वुड ने तैयार की थी। दोस्तों, इस चैप्टर से अवश्य कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न से 2 से 4 नंबर तक अवश्य पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा वीडियो देखना।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों के आधार पर भारत में खोले गए विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। जिसमें मुंबई एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय था। प्रश्न नंबर 15। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को 11 मार्च 1954 को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है गोखले बिल 1911 का उल्लेख कीजिए। गोखले बिल 1911 का मुख्य उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना था। यानी जो गोखले बिल 1911 का उल्लेख है इसके बारे में बताया का मुख्य जो गोखले बिल जो था 1911 का मुख्य उद्देश्य था देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना। आगे इसमें देखते हैं 17वां प्रश्न है गोखले बिल का क्या परिणाम रहा। उत्तर में गोखले बिल का प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक केंद्रीय धारासभा में पारित नहीं हो सका, लेकिन गोखले ने तर्कों का यह प्रभाव अवश्य हुआ कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए विवश अवश्य कर दिया। आगे है प्रश्न नंबर 18। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक को केंद्रीय धारासभा में कब प्रस्तुत किया। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक को 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारासभा में प्रस्तुत किया था। 19 नंबर प्रश्न। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा को प्रमुख स्थान देने पर बल दिया। उत्तर में लिखा है लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को प्रमुख स्थान देने पर बल दिया। और प्रश्न नंबर 20 है शिमला सम्मेलन किस वर्ष में हुआ। शिमला सम्मेलन जो था 1901 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में सभी प्रांतों के जन शिक्षा निर्देशकों और मुख्य ईसाई मिशनरियों के कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला, यानी 15 दिन तक चला। यह सम्मेलन जो था 15 दिन तक चला। आगे इसमें दिया है इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 21। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। कर्जन ने प्रांतों के शिक्षा संचालकों तथा मिशनरियों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। अतः भारतीयों का कर्जन के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना स्वाभाविक था। आगे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 22। समिति जिसने सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर अपव्यय अथवा अवरोधन की समस्या की ओर संकेत किया, कौन समिति थी। हार्टिंग समिति थी। और अगला प्रश्न है 23। भारतीय शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, अथवा भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है।
भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 24, हंटर आयोग का गठन कब किया गया? हंटर आयोग का गठन 3 फरवरी सन 1982 में किया गया। आगे इसमें दिया है हंटर आयोग अथवा भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? शिमला शिक्षा सम्मेलन सन 1901 में हुआ। प्रश्न नंबर 70, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1902 में हुई। प्रश्न नंबर 28, सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 14 सितंबर सन 1917 में हुई। और आगे 29वां प्रश्न, सैडलर आयोग की रिपोर्ट कितने अध्यायों में विभक्त है? सैडलर आयोग की रिपोर्ट 13 अध्यायों में विभक्त है। अब देखते हैं प्रश्न 30, सैडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है? सैडलर आयोग का दूसरा नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 31, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर हैं। आगे देखते हैं इसमें ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था इसके अध्यक्ष तो माइकल सैडलर थे। आगे प्रश्न नंबर 32 दिया है, सैडलर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा इंटरमीडिएट स्तर पर हो इसको विश्वविद्यालय शिक्षा से पृथक रखा जाए। आगे दिया है प्रश्न नंबर 23, सैडलर आयोग का गठन किस प्रकार की शिक्षा के लिए हुआ? सैडलर आयोग का गठन माध्यमिक व उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए हुआ। आगे दिया है सैडलर आयोग ने इंटरमीडिएट कॉलेजों की इस शिक्षा के माध्यम के लिए क्या सिफारिश की? सैडलर आयोग ने इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के लिए भारतीय भाषा की सिफारिश की। सैडलर आयोग 1917 के प्रमुख सिफारिशें लिखी हैं, जिसमें सिफारिशें थी निम्नलिखित, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड का निर्माण, इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से पृथक करना, ढाका में शाबाश और शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना, स्त्रियों के लिए पर्दानशी स्कूलों की स्थापना की जाए। स्त्रियों में पर्दानशी स्कूलों की स्थापना भी हुई और स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष किया जाए। आगे 36 नंबर प्रश्न है, हार्टिंग समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? हार्टिंग समिति की नियुक्ति सर फिलिप हार्टिंग की अध्यक्षता में हुई। भारत शिक्षा योजना के प्रवर्तक थे भारत शिक्षा योजना के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। वार्धा योजना कब प्रस्तुत की गई? वार्धा योजना 22 अक्टूबर 1937 में प्रस्तुत की गई। प्रश्न नंबर 39, वार्धा योजना का दूसरा नाम क्या है? वार्धा योजना को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे दिया है और प्रश्न नंबर 40, बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी निर्धारित की गई? अब देखते हैं बेसिक शिक्षा की अवधि जो थी 7 वर्ष निर्धारित की गई है। बेसिक शिक्षा में कौन सी शिक्षा पर बल दिया गया? बेसिक शिक्षा में क्राफ्ट की शिक्षा पर बल दिया गया। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना जाता है? बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 43, निस्संदन सिद्धांत या छनन सिद्धांत का विचार किसने दिया? निस्संदन सिद्धांत का विचार लॉर्ड मैकाले ने दिया। प्रश्न नंबर 44, मैकाले ने भारतीय साहित्य के संबंध में क्या कहा था? मैकाले ने भारतीय साहित्य के संबंध में कहा था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी।
आगे प्रश्न नंबर दिया है 44 में देखते हैं। चवालीस तो हो गया। अब देखते 45 नंबर प्रश्न। लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में किस रूप में काम किया? लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में काम किया। और आगे दिया है प्रश्न नंबर 46। मैकाले ने अपने विवरण पत्र कब प्रस्तुत किए? मैकाले ने 7 फरवरी 1835 को यानी 7 फरवरी 1835 को तत्कालीन शिक्षा संबंधी समस्याओं की छानबीन कर अपना ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया था। आगे 47वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में किस शिक्षा योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया? ब्रिटिश काल में मैकाले के विवरण पत्र ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया। आगे 48वां प्रश्न है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की? वारेन हैंगस्टन ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। आगे दिया है 39वां प्रश्न, सन 1854 की शिक्षा नीति किसने तैयार की? किसने तैयार की? सन 1854 की शिक्षा नीति चार्ल्स वुड ने तैयार की। आगे दिया है प्रश्न नंबर 50वां, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो था 1901 में हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51वां, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52, लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया? लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को 11 मार्च 1904 को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। आगे देखते हैं 53वां प्रश्न, चार्ल्स वुड द्वारा कौन सी शिक्षा नीति की वकालत की गई? चार्ल्स वुड द्वारा भारतीय शिक्षा नीति की वकालत की गई। प्रश्न नंबर 54, राष्ट्रीय आंदोलन के जनक कौन थे? राष्ट्रीय आंदोलन के जनक महर्षि दयानंद थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक को केंद्रीय धारा सभा में कब प्रस्तुत किया? इसमें दिया है गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक को 16 मार्च 1916 को केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।